पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए इस समय हम अपनी इदम पुस्तक के पेज नंबर 53 पेज नंबर पर हैं, जहां बाल विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर के समापन पे मैंने आपसे निवेदन किया था। आइए देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं बाल विकास से जुड़े हुए, उनमें कौन आते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर तो ब्रॉन, फैन, ब्रेनर और एरिक्सन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, फिर बेंडूरा वोल्टेयर को पढ़ेंगे और फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण जीन पियाजे का सिद्धांत, वह भी आगे आने वाला है। तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा डेंस एरिया है, बाल विकास का मूलभूत एरिया है। सबसे पहले भूमिका देखिएगा कि बाल विकास के अलग अलग आयामों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत और सिद्धांत दिए हैं। इनमें दो सिद्धांतों की इस समय हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रॉन, फैन, ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? तो उत्तर है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दी है। पारिस्थितिकी सिद्धांत यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दी है। और एरिक्सन के सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के अंग्रेजी नाम ध्यान रखिए। एरिक्सन का साइको सोशल और इकोलॉजिकल थ्योरी है वो यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर की है। कभी कभी टेबल मिलाने के लिए, सारणी मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी, पारिस्थितिकी सिद्धांत। ब्रॉन फैन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत है। इसे इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर हैं। 1917 से 2005 तक इनका जीवन काल रहा। ये रूस के हैं। इन्होंने अपनी कंसेप्ट यानी संप्रत्यय बालक के सामाजिक विकास से संबंधित करते हुए दिया। इन्होंने कहा कि उसके आसपास की जो पारिस्थितिकी है उससे उसका सामाजिक विकास का दायरा कितना बड़ा है, ये समझाने की इन्होंने कोशिश की। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है और इसी से उस बच्चे का विकास शुरू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें कुछ कंपोनेंट्स यानी घटक मिलेंगे, जिसमें बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक हैं, जैसे संगी साथी, परिवार, समायोजन की प्रकृति, संस्कृति, संस्थाएं और आसपास का वातावरण। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रॉन फैन ब्रेनर ने, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने 5 अवस्थाओं में अपनी इकोलॉजी को बांटा और ये इकोलॉजी इस चित्र में दिखाई गई है। आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे चाइल्ड बीच में रखा हुआ है। यहाँ देखिएगा, चाइल्ड ये बीच में है। इसके बाद यहाँ मिलेगा आपको माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में ये बच्चा है इसके आसपास। उसके बाद ये देखिए मीजो सिस्टम लिखा हो, एक्सो सिस्टम लिखा हुआ है, मैक्रो सिस्टम लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक मैक्रो सिस्टम तक आता है। फिर ये दुनिया ब्रह्मांड का ये क्रोनो सिस्टम दिखाई देता है। तो इस तरह से माइक्रो 1, मीजो 2, एक्सो 3, मैक्रो 4 और क्रोनो सिस्टम 5। ये 5 मंडल जो हैं, इन मंडलों से बच्चा पूरे समाज, दुनिया, जगत से जुड़ता है। तो जगत से जुड़ने का ये सिद्धांत है। सबसे पहले जो हमारा चाइल्ड है वो जहाँ पर स्थित है उसका नाम है माइक्रो सिस्टम। इसे हिंदी में लघु मंडल के नाम से जाना जाता है। ये विकास की सबसे आंतरिक अवस्था है। इस परिवेश में बच्चा जब होगा तो अपने परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक, आस पड़ोस, इनसे इंटरेक्ट करता है। जिनको वो जानता है, उसके परिवार के लोग, साथी, सहयोगी, उसका टीचर, ये बिल्कुल उसका लघु मंडल है, उसका माइक्रो सिस्टम है। यहाँ से वो चीज़ों को समझना शुरू करता है। जब इससे वो ऊपर उठता है तो मीजो सिस्टम में आता है। इसे मध्य मंडल कहते हैं। याद रखिए, लघु से बड़ा हुआ मध्य मंडल। लघु मंडल के साथ जब वो समायोजन हो जाएगा तो उससे जुड़ा हुआ मंडल मध्य मंडल कहलाता है। जब बच्चा अपने मित्रों, परिवार आदि के साथ समायोजन करता है तो वो मध्य मंडल के अंतर्गत आने वाली चीज़ों से जुड़ जाता है। जैसे बच्चे के परिवार वाले, अध्यापक, पड़ोसी, साथियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो बच्चा उनका निरीक्षण करने लगता है कि उनके माता पिता कैसे समायोजन कर रहे हैं। यानी ऐसे समझिए इसको कि लघु मंडल में मान लीजिए सदस्य कौन थे? हमारे बच्चे के परिवार के साथी, यानी कि माता पिता। अब उसने देखा कि ये माता पिता अन्य लोगों से कैसे बात करते हैं, तो वहां से उसका कनेक्शन बन गया सीधे सीधे मध्य मंडल से। तो इस प्रकार लघु मंडल के सदस्य अपने बाहर जैसे समायोजन करते हैं, उसको वो जो देख रहा है बच्चा केंद्र में है,
तो वो मध्य मंडल में प्रवेश करता है। इसके बाद आता है एक्सोसिस्टम, जिसे हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। नाम से ही विदित है, लघु, लघु के बाद मध्य, मध्य के बाद बाह्य मंडल, जिसे एक्सोसिस्टम के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में बच्चा स्वयं केंद्र में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी निकटस्थ अनुभूतियां उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए माँ बाप का कार्यस्थल है, ऑफिस है, डायरेक्ट बच्चा उससे नहीं जुड़ा। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं, शहर के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शहर के मंदिर मस्जिद हैं, ये उसका बाह्य सिस्टम है, डायरेक्ट उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ से आने वाली चीज़ें, वहाँ से आने वाली बातें, वहाँ से उठने वाली जो बिंदु हैं, वो किसी न किसी रूप में उसे प्रभावित करते हैं। इसलिए इसको वायुमंडल में रखते हुए भी बच्चे से जोड़ा गया है। बाहर निकलते चलते हुए वो मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनता है, गिरजाघर के घंटे की आवाज़ सुन सकता है, मस्जिद की अजान सुन सकता है, तो इससे उसका एक्सोसिस्टम से किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रहता है। अब बात आती है, दो बड़े मंडल हैं, बृहत मंडल और घटना मंडल। तो बृहत मंडल जो बाह्य मंडल से भी बड़ा है, उसे मैक्रो के नाम से जाना जाता है। मैक्रो शब्द जो है वो माइक्रो शब्द से उल्टा है, तो माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा, बृहत बड़ा। बृहत मंडल के अंतर्गत वो कल्चर आती है जिसमें व्यक्ति रहता है, जो दिखाई नहीं देता। सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर, संसाधन जो हमारे जीवन में घुले मिले हैं, वो सांस्कृतिक मूल्य मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। रहन सहन क्या है, वो आसपास की पूरी संस्कृति क्या है, ये उसका मैक्रो सिस्टम है। पांचवा जो बड़ा मंडल है वो है घटना मंडल, जिसे क्रोनोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। घटना मंडल में व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां, उस काल में दुनिया में क्या हो रहा है। अब जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल दुनिया का एक बड़ा क्रोनोलॉजिकल इवेंट हो गया, ये दुनिया का एक बड़ा क्रोनो हो गया, एक घटना हो गई बड़ी, जो कि हमेशा हमेशा के लिए अगली पीढ़ी को बताने के लिए एक बड़ी घटना मानी जाएगी। तो क्रोनो सिस्टम जिस युग में वो जी रहा है, वो जिस समय में वो जी रहा है, उस समय का घटना मंडल, जगत दुनिया और यूनिवर्स का जो घटना मंडल है वो उससे जुड़ता है। तो इस तरह 5 मंडलों से बच्चा सामाजिक जुड़ाव महसूस करता है और अपना सामाजिक विकास करता है। दूसरा जो सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर प्रकार की राज्य की परीक्षा हो या सीटीईटी, एक न एक अवस्थाएं एरिक्सन की पूछ ली जाती हैं, तो इसको ध्यान देंगे। सबसे पहले नाम है एरिक्सन। एरिक्सन इनका पूरा नाम है, मनोवैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत का नाम याद करेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसोशल डेवलपमेंट। साइकोसोशल डेवलपमेंट, साइकोसोशल क्यों कहा गया है कि व्यक्ति या बच्चा जैसे जैसे एडल्ट होता है, बड़ा होता है और वो शैशवावस्था से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके जीवन में कोई सोच बनती है, और वो जो सोच है वही उसके मनोसामाजिक रूप में उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये इन्फेंट यानी शिशु है, यहाँ बेसिक ट्रस्ट लिखा है। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ऑटोनॉमी में आया, चलने फिरने लगा, ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता की अवस्था में आया। फिर ये प्री स्कूलिंग एज में आया तो इनिशिएटिव यानी कुछ कदम उठाने लगा। स्कूल एज में आया तो इंडस्ट्री, उद्यम करने लगा। किशोरावस्था में आइडेंटिटी, पहचान चाहने लगा। यंग एडल्ट जब बना तो इंटीमेसी चाहने लगा, एफिलिएशन चाहने लगा, लव चाहने लगा, लोगों से जुड़ना चाहने लगा। और जब मिडिल एज में आया तो जेनरेटिविटी यानी पैतृक गुण आ गए, इसमें अपने बच्चों की प्रति सोच आ गई। और जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो ईगो इंट्रिगिटी आ गई, यानी अपने आप में डूब गया। तो इस प्रकार इसके मन में कुछ साइकोलॉजिकल भावनाएं जो समाज से जुड़ी हैं, अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हैं, वो डेवलप होती हैं। तो ये आप गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत शैशवा अवस्था से लेके और वृद्धावस्था तक कुल 8 चरणों का सिद्धांत है, कुल 8 चरणों का। और इसमें से बाल विकास अगर हम किशोरावस्था तक की बात करें तो 1 2 3 4 5 अवस्थाओं में हमारी किशोरावस्था तक का अध्ययन पूरा हो जाता है। लेकिन जीवन के पूरे चरण इन्होंने 8 बताए हैं। यह प्रश्न आया हुआ है, ध्यान करेंगे। आइए अब अपन देखते हैं कि एरिक्सन आखिर कहना क्या चाहते हैं। यह सिद्धांत एरिक्सन, जिनका चित्र देख रहे हैं आप, एरिक्स सोलोमोनसेन होमबर्जर एरिक्सन, ये पूरा नाम है इनका, लेकिन हम इनको एरिक्सन या केवल एरिक्सन के नाम से जानते हैं, द्वारा प्रतिपादित किया गया। एरिक्सन 1902 से 1994 तक हुए,
आप जर्मनी में जन्मे, बाद में अमेरिका के मूल निवासी मतलब अमेरिका के निवासी बन गए। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान, आइडेंटिटी कैसे बनती है, मनोसामाजिक, उसको ध्यान करने पर केंद्रित था। इनके सिद्धांतों में संवेग भी आते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी आता है और सामाजिक विकास भी आता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साइकोलॉजी भी दिखाई देगी और सोशलिटी भी दिखाई देगी। मनोसामाजिक सिद्धांत में मानव के संपूर्ण जीवन व्यवहार के 8 चरण बताए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 अवस्थाएं, 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन द्वारा बताई गई। एरिक्सन की 8 स्टेज, एरिक्सन की 8 स्टेज, इनमें से 18 वर्ष तक के बालक की कुल 5 अवस्थाएं मिलती हैं। इस तरह से चित्र में आप देखेंगे कि इन अवस्थाओं से बच्चा कैसे गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, जब वो सबसे छोटा होता है तो विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलता है। उससे बड़ा आता है तो ऑटोनॉमी, शेम और डाउट। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता भी चाहता है, शर्म और शंका की अवस्था में भी पहुंचता है। उसके ऊपर इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता है लेकिन गलती हो जाने पर गिल्ट भी महसूस करता है। उससे जब बड़ा होता है तो इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उद्यम करना चाहता है लेकिन कुछ गलती हो जाए तो मन में गांठ भी पड़ जाती है। जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो आइडेंटिटी चाहता है लेकिन रोल में कंफ्यूजन रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके ऊपर की जो 3 अवस्थाएं हैं वो प्रौढ़ और वृद्धावस्था की ओर संकेत करती हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान कीजिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। विश्वास और अविश्वास के झूले में बच्चा कब झूलता है? 0 से लेके 1 वर्ष की जो प्रारंभिक शैशवावस्था है, उस प्रारंभिक शैशवावस्था में वो विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलता रहता है। इस आयु में जिन बच्चों को माता पिता से उचित स्नेह मिले उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। यदि नहीं मिलेगा तो वो रोना बिलखना शुरू कर देगा और जीवन भर के लिए अविश्वासी हो जाएगा। दूसरी अवस्था को हिंदी में कहा है स्वायत्तता बनाम लज्जा व संदेह, अंग्रेजी में ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। 1 से 3 वर्ष की अवस्था में हम बच्चे को थोड़ा ये कहने लगते हैं कि भाई अंडरवियर पहनो, बनियान पहनो, है ना, उघारे मत घूमो, तो उससे ये समझ में आने लगता है कि मुझे अपने शरीर को ढकना है और टॉयलेट ट्रेनिंग भी चलती है उसकी। तो एक और तो ऑटोनॉमी चाहता है, दूसरी ओर लज्जा और संदेह भी उसके अंदर चलता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की शैशवावस्था को ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट की अवस्था कहा गया है। स्वायत्तता का यहाँ क्या अर्थ है? ऑटोनॉमी का स्वयं से कार्यशील होना। बच्चा स्वयं ही खाना, कपड़े पहनना, शौच जाना इत्यादि पसंद करने लगते हैं। वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, यानी स्वायत्तता का संकेत करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर माता पिता की कठोर ट्रेनिंग होती है। स्वायत्तता से कार्य अपने हाथ लेने पर वो उन्हें डांटने लगते हैं, तो बच्चा अपने अपने अंदर संदेह का अनुभव करने लगता है और उसके अंदर सेम एंड डाउट बना रहता है। तो ये एक प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसी परिस्थिति में बड़े ही ध्यानपूर्वक हमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग इत्यादि देनी होती है। तीसरा जो चरण है वो है पहल बनाम अपराध बोध या दोष की अवस्था। इनिशिएटिव माने कोई कार्य करने की पहल करना, शुरुआत करना, और अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करना। ये 3 से लेके 5 वर्ष की अवस्था है। इसे पूर्व बाल्यावस्था नाम इन्होंने दिया, एरिक्सन ने। जब बच्चे से समझने की क्षमता का विकास बच्चे में अंदर हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी, उत्सुक हो जाएगा। उत्सुक होने के कारण वो तरह तरह की पहल करने लगेगा, हर चीज को देखने की कोशिश करेगा। लेकिन माता पिता उसकी उत्सुकता को दबाने लगते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसके विरोध में दोष भाव या अपराध बोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो तीसरी अवस्था, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहली अवस्था एरिक्सन की कौन सी है? निम्न में से एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? निम्न में से एरिक्सन का तीसरा चरण कौन सा है? ये हमें ध्यान करना चाहिए। चौथा जो चरण है वो है उद्यम या परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। 6 से 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था है उसको इन्होंने ये नाम दिया इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी, दोनों के बीच के झूले में झूलता है। जब बालक के क्रियात्मक कौशल विकसित हो जाते हैं तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। इस आयु में बालक माता पिता का हर कार्य करने की कोशिश करने लगता है, उद्यमी हो जाता है बच्चा। जब उसे कोई कार्य दिया जाए तो उसकी कोशिश करता है, लेकिन क्षमता कम होगी तो उन्हें नहीं कर पाएगा, तो उसमें हीनता की भावना आने लगेगी। इस आयु में वो विद्यालय में भी होता है, विद्यालय में भी उद्यम करना चाहता है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमजोरी है
तो उस उद्यम को पूरा नहीं कर पाएगा, तो समायोजित नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर हीन भावना विकसित होने लगेगी कि अन्य बच्चे ऐसा कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। तो इस अवस्था में भी इस भावना को बहुत बारीकी से देखने, समझने और बच्चे को मजबूती देने की आवश्यकता होती है। पांचवी बड़ी चर्चित अवस्था है किशोरावस्था की अवस्था है पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था। 13 से 18 यानी टीन एजर्स में ये गुण पाया जाता है, पहचान बनाम भ्रांति। ये झूले में झूलता है किशोर, पहचान और भ्रांति। भ्रांति क्या है? भ्रम। तो रोल कंफ्यूजन, क्या करना है और पहचान भी बनानी है, इन दोनों के झूले में किशोर झूलता है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान को जानने और बनाने की कोशिश के लिए बड़ा उत्सुक रहता है बच्चा, यानी किशोर। वो जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो उन्हें कहाँ तक उद्देश्य लेकर जा सकता है। अगर वो कोई उद्देश्य पूर्ण काम नहीं कर पाते तो वो उन रास्तों पर विचार करते हैं जिन पर उन्हें चलना है। अगर कोई ऐसा रास्ता उन्हें मिले जो बिल्कुल स्पष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल में फिर भी कन्फ्यूजन हो जाए अगर कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए किशोर हमारा कन्फ्यूज्ड भी रहता है। दोनों स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो एरिक्सन की एक विशेषता है कि ये झूले वाली हर चीज में झूला बताते हैं कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये है। इसके बाद की जो 3 अवस्थाएं हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था, ये 20 से 40 वर्ष है, आप स्वयं पढ़ेंगे। और 7वीं अवस्था है जननात्मक और स्थिरता की अवस्था, स्वयं पढ़ेंगे। संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, ये 60 वर्ष से अधिक के लिए होती है, इसे भी आप स्वयं पढ़ेंगे। ये 3 अवस्थाएं आपको स्वयं पढ़ लेनी है। किशोरावस्था तक की बाल विकास की 5 अवस्थाएं मैंने आपको विस्तार से समझाई। ये 3 अवस्थाएं आगे की उम्र में लोगों में क्या होता है उससे संबंधित सामान्य सी बातें, उसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसे हम प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षण अधिगम के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा वोल्टेयर या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। नाम बहुत अच्छे से याद रखना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, प्रेक्षण अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बेंडूरा महाशय ने किया और वोल्टेयर इनके साथी थे। 1925 में ये दिया। कनाडा में आपका जन्म हुआ 1925 में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रोफेसर रहे और वोल्टेयर इनके साथी थे। इस सिद्धांत को हम अवलोकन अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, बड़ा चर्चित सिद्धांत है। तीसरा बिंदु देखेंगे, यह सिद्धांत दूसरों के निरीक्षण से सीखने पर बल देता है। बेंडूरा ने हमको बताया कि जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं तो उससे सीखते रहते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है, और यह भी सीखते हैं कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम उसे एक विशिष्ट अवस्था में करेंगे तो हम पर असर क्या होगा, और बेंडूरा ने अपने प्रयोगों से यह असर सिद्ध भी किया था बच्चों पर प्रयोग करके। चौथा बिंदु है इस सिद्धांत का, बेंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में प्रतिमान या मॉडल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं ये थोड़ा सा साइज बढ़ा दे रहा हूं जिससे आपको ठीक तरह से दिखाई दे। चौथे बिंदु की हम बात कर रहे थे। बेंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में प्रतिमान, प्रतिमान किसे कहते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स कौन होते हैं? जो आपको कोई काम करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे करो, तो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, देखकर सीख रहे हो आप। तो जैसा पहनावा, ओढ़ावा, बोलने का तरीका जैसा देखेगा बच्चा, मॉडल्स को जैसा देखेगा वैसा ही अनुकरण करेगा। और पुनर्वलन पर भी बल दिया, लेकिन सामाजिक परिवेश से जो पुनर्वलन मिलता है उस पर इन्होंने जोर दिया। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में 3 तरह की मॉडलिंग होती है, लाइव मॉडलिंग, वर्बल मॉडलिंग और सिंबॉलिक मॉडलिंग, जो इस समय यहाँ अंग्रेजी के चार्ट में है और आगे हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। लाइव मॉडलिंग कौन सी होती है? जब प्रत्यक्ष व्यक्ति करके दिखाता है किसी चीज को। वर्बल मॉडलिंग कौन सी होती है? जब केवल कहता है। और सिंबॉलिक मॉडलिंग कौन सी होती है? जब उसे टीवी पर दिखाया जाता है। तो ये 3 प्रकार की मॉडलिंग को देखकर बच्चा सीखता है। 5वां बिंदु देखेंगे, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बेंडूरा ने एक प्रयोग किया। अब ये आता है कि बेंडूरा का प्रयोग क्या था। प्रयोग में 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई। तीनों बच्चों को एक ही फिल्म का अलग अलग भाग दिखाया गया। पहले बच्चे को दिखाया गया कि जब किसी अपराधी ने अपराध किया तो अपराधी को इनाम मिला। दूसरे बच्चे को यह दिखाया गया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको सजा मिली। तीसरे बच्चे को दोनों भाग दिखाए गए और प्रतिक्रिया व्यवहार को समझने की कोशिश की गई। जिस कार्य के लिए दंड का प्रावधान था उन कार्य को करने की प्रवृत्ति बच्चों में कम पाई गई। यानी बच्चे ने एक चीज तो निकाल ली कि किसी काम को करने से
भले वो गलत है या सही है जो भी है, अगर उसमें पुरस्कार मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दंड मिल रहा है तो हमें वो कार्य नहीं करना है, यह उसने देखने मात्र से सीखा, इसलिए हम इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से जानते हैं। अब बेंडूरा वाल्टेयर ने इसका मैकेनिज्म यानी इसकी तकनीक क्या है, ऐसे कैसे सीख लिया बच्चे ने, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 4 चरण बताए हैं, उनको हमें याद करना है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 प्रक्रिया हमें बताई हैं। ये क्या है, आइए इनको समझते हैं। 6वें बिंदु में ये बताई गई हैं। सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ सोशल लर्निंग। बेंडूरा वाल्टेयर के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार 4 परस्पर संबंधित उपक्रियाएं होती हैं। पहले का नाम है अटेंशन, जिसे कहते हैं ध्यान। अटेंशन, जब भी किसी काम को सीखने के लिए हम बच्चे को लगाना चाहते हैं तो उसका ध्यान अटेंड करना जरूरी है। जब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं करवाएंगे किसी चीज को अच्छी तरह से नहीं सिखा पाएंगे। तो अटेंशन हो, अटेंड करे वो क्लास को, उस चीज को जो सीखना चाहता है। दूसरा है रिटेंशन, ध्यान के बाद आता है धारणा, धारण करना। जब किसी काम को कोई अटेंड कर रहा है, देख रहा है, तो अपनी स्मृति मेमोरी में उसे रिटेंड करना पड़ेगा। जब तक अपनी स्मृति में हम धारण नहीं करेंगे तो आगे जरूरत पड़ने पर उसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे इस समय आप वीडियो को, मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। अब उसे रिटेंड भी साथ के साथ करना चाहिए स्मृति में, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे रिप्रोड्यूस किया जा सके। तो तीसरा चरण होगा पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्शन। जब हम किसी चीज को अटेंड करके मस्तिष्क में रिटेंड कर लेते हैं तो बार बार प्रक्रिया का अभ्यास करने से उसमें महारत हासिल कर लेते हैं और अपनी स्मृति का सहारा लेकर जरूरत पड़ने पर अनेक दशाओं में उसका उपयोग कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में लिखना। तो ये पुनरुत्पादन होता है। इन तीनों चीजों के लिए जरूरत होती है मोटिवेशन की। अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है। ये पूरी प्रक्रियाएं तब तक नहीं चलेंगी जब तक हम मोटिवेट न करें बच्चे को। इसके लिए हम पुरस्कार और प्रशंसा का उपयोग करते हैं, इससे उसका मनोबल ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे सिद्ध होता है पुरस्कार, प्रशंसा, मोटिवेशन का महत्व बेंडूरा वाल्टेयर ने पुनर्बलन का महत्व स्किनर की तरह स्वीकार किया है। यह भी सिद्ध हो गया यहां पर। 7वां बिंदु देखेंगे, बेंडूरा वोल्टेयर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सामाजिक परिस्थितियों में निरीक्षण करके देखकर सीखने पर आधारित है। सामाजिक परिस्थितियों में, ऐसे नहीं कि आप केवल बिना किसी कोई संदर्भ के दिखा रहे हैं, नहीं, कोई परिस्थिति होना चाहिए, कोई कहानी होना चाहिए, कोई पूरी फिल्म होनी चाहिए, उसके आधार पर। बाल विकास में यह सिद्धांत केवल वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है और इस सिद्धांत की यह कमी है कि यह बच्चों की आनुवांशिकता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। ये नहीं बताता कि अगर आनुवांशिकी में अंतर है तो क्या देखकर सीखने में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता। ये इसकी सीमा है। 8वां बिंदु देखें, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। 9वां बिंदु है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर कार्य करता है। वे सिद्धांत कौन से हैं? अनुकरण सिद्धांत और पुनर्बलन सिद्धांत। अनुकरण यानी देखकर सीख रहा है और उसे प्रशंसा और मोटिवेशन मिल रहा है, तो पुनर्बलन, दोनों का इसमें महत्व है। 10वां बिंदु है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिमानों यानी मॉडल्स, उन पर निर्भर है। प्रतिमान जो है वो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, यानी हम जिसे देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। कैसे? प्रतिमान में कुछ उद्दीपक गुण होते हैं, स्टिमुलस प्रॉपर्टी होती हैं। कोई सामने वाला जैसा पहन रहा है, ओढ़ रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, हीरो है हमारा, उस प्रतिमान मॉडल को देखकर हमारे अंदर भी वो भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो उद्दीपक होता है। प्रतिमान द्वारा प्रस्तुत व्यवहार के प्रकारों से, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, सामने जो हमारा मॉडल है वो जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसके बिहेवियर के टाइप्स को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। ये भी हमारे अंदर प्रभाव डालने वाली बात है। तीसरी चीज, हम प्रभावित होते हैं प्रतिमान के व्यवहार के परिणामों से, रिजल्ट ऑफ बिहेवियर से। हमने देखा कि ये बुरा आदमी है, इसने बुरा कार्य किया, तो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनका घर देखो। तो ये कुल मिलाकर प्रतिमान के व्यवहार के परिणाम हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं बच्चे के मन में, तो उन बिहेवियर के रिजल्ट की वजह से भी उसका असर पड़ता है। तो ये 3 बातें हमें देखने को मिलती हैं।
चौथा बिंदु है, सरल शब्दों में कहें तो बेंडूरा एवं बाल्टियर द्वारा प्रदत्त अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह मानता है कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो केवल निरीक्षण या अवलोकन से संपन्न हो सकती है। इसके माध्यम से सामाजिक संदर्भ प्रदान किया गया हो। बेंडूरा ने फिल्म दिखाकर बच्चों को सीख देने की कोशिश की थी। शिक्षक को चाहिए कि अगर वो बेंडूरा बाल्टियर के सिद्धांत का प्रयोग करके किसी बच्चे को फिल्म दिखा रहा है, कोई इस तरह की शैक्षिक मूवी दिखा रहा है, तो उसकी समाप्ति पर बच्चों से चर्चा जरूर करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं उसने गलत निष्कर्ष अपने मन में भर लिए हों, तभी यह सिद्धांत कारगर हो सकता है। 11वां बिंदु देखें, यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेंडूरा बाल्टियर संज्ञान परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि करने के लिए कहीं जा नहीं रहा बच्चा, केवल दिमाग से देख रहा है चीजों को। सामाजिक वातावरण होता है, यह बात सही है कि सामाजिक कॉन्टेक्स्ट उसे दिया जाता है, एक पूरी कहानी दी जा रही है, पूरी रामलीला दिखाई जा रही है उसे, तो वो कॉन्टेक्स्ट तो उसे मिल गया, लेकिन वो खुद करने अभी नहीं गया है। इसलिए इसे हम सामाजिक अधिगम के नाम से जानते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी posits that learning is a cognitive process that takes place in a social context। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे एक सामाजिक संदर्भ में ही आप संपन्न करा सकते हैं। इट कैन एक्वायर प्योरली थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये प्योरली देखकर ही सीखा जा सकता है। जैसे किसी शराबी की दुर्दशा देखकर हम ये सीख सकते हैं कि शराब पीने के क्या दुष्परिणाम है, उस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। 13वां बिंदु कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। आइए इसके फॉन्ट्स में मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में संपन्न होती है। इसके विभिन्न अंग विज्ञान की दृष्टि से संज्ञान के जो अंग हैं, ज्ञान, अवधान, स्मृति, कार्यकारी स्मृति, निर्णय मूल्यांकन, तार्किक क्षमता, समस्या समाधान, निर्णय कौशल, समझना यानी अवबोध, भाषा विकास, तो ये सारे जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इन दिमाग के गुणों का उपयोग करके ही वो उस कहानी को समझता है। इनके अंग्रेजी नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। तो संज्ञानात्मक चीजों में क्या चीजें? अटेंशन, मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जजमेंट, एवेल्युएशन, रीजनिंग, कंप्यूटेशन गणना करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कंप्रिहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोडक्शन भी वो देखकर, अनुकरण करके, सुनकर कर सकता है। तो ये सारे गुण इसमें दिखाई देते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में व्यवहार, बिहेवियर और कॉग्निटिव थ्योरी दोनों का मिला हुआ रूप दिखाई देता है। और मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो सीखने के लिए अधिगमकर्ता जो प्रेक्षण कर रहा है उस प्रेक्षण को हम मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। अधिगमकर्ता के व्यवहार में दिखाई देने से पहले भी चीजें घटित हो सकती हैं। मॉडलिंग सिद्धांत में यह सिखाता है। कैसे? पुनर्बलन की सीखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अधिगम के लिए यह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जब रीइंफोर्समेंट केवल अपनी भूमिका एक स्तर तक ही इसमें निभाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी में बेंडूरा के जो मॉडलिंग थे जिनके बारे में अभी ऊपर मैंने बताया, वो मॉडलिंग जिनसे प्रभावित होता है बच्चा, वो है लाइव मॉडलिंग, सजीव प्रतिदर्श। जब एक्चुअल पर्सन कोई काम करके दिखाए तो लाइव मॉडलिंग है। मौखिक निर्देश केवल मुंह से कह दे करो, ऐसा कर लो, इसको उठाओ, ये मौखिक निर्देश दे रहा है तो वर्बल मॉडलिंग है। सिंबॉलिक मॉडलिंग किसे कहते हैं? प्रतीकात्मक मॉडलिंग। प्रतीकात्मक मॉडलिंग में आती है मूवी, टेलीविजन, इंटरनेट, लिटरेचर, रेडियो। तो ये सिंबॉलिक मॉडलिंग का बहुत इस्तेमाल किया है बेंडूरा ने। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि रेडियो, टेलीविजन, लिटरेचर किस मॉडलिंग में आते हैं? तो उत्तर है ये सिंबॉलिक मॉडलिंग में आते हैं। कुल मिलाकर के हमें ध्यान करना है, एक बार रिवीजन करेंगे। बेंडूरा के सिद्धांत में वर्णित 4 चरण कौन से हैं? अटेंशन, इन ऑर्डर टू लर्न ऑब्जर्वर मस्ट अटेंड द मॉडल्ड बिहेवियर। जो मॉडल है उसको ध्यान या अवधान देना जरूरी है। रिटेंशन, उस बिहेवियर को अपने रिमेंबर फीचर्स में लेने की जरूरत है। तीसरा रिप्रोडक्शन, जरूरत पड़ने पर वो रिस्पॉन्स कर सके, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसको समय समय पर मोटिवेशन करने की जरूरत है, तो उसे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। 20वां बिंदु देखें, जैसा कि विदित है इस सिद्धांत में एक प्रयोग के दौरान बेंडूरा ने बच्चों को फिल्म दिखाई। पहले में हीरो के आक्रामक व्यवहार में के लिए दंड, दूसरे में आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार, तीसरे में न दंड न पुरस्कार। तो निरीक्षण करने पर क्या पाया गया? उस व्यवहार का अनुकरण कम किया गया जिसमें दंड का प्रावधान था। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि बच्चे दंड से बचना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहते।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत में वंशानुक्रम पर विचार नहीं है, ये इसकी सीमा या कमी है। अगले लेक्चर में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे ने आगे चलकर और क्या व्याख्याएं की वो देखेंगे, और नैतिक विकास पर भी क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास पर क्या कहा, और इनसे आगे चल के कोहेलबर्ग ने जीन पियाजे के काम को आगे कैसे बढ़ाया, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।